नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिसकर्मी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त। 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों के लिए ये फैसला लिया गया है। चेक किया जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो पुलिसकर्मी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त, तो रिटायर होंगे पुलिसकर्मी जिनके 50 साल से ज्यादा उम्र है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों के लिए फैसला लिया गया है। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड किए जाएंगे। जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उन पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जाएगा, सेवानिवृत्त किया जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और ट्रैक रिकॉर्ड चेक भी किया जाएगा। बता दें, लखनऊ से यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए फैसला लिया गया है। 50 साल से ज्यादा के पुलिसकर्मी रिटायर होंगे। तो पुलिसकर्मी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त। 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों के लिए ये फैसला लिया है सरकार ने। और बता दें कि ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और इसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 50 साल से ज्यादा जिसकी उम्र होगी अब आगे वो सेवा नहीं दे पाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा और ये सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, उसके बाद से इसमें नाम निकल के सामने आएंगे। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये फैसला लिया गया है, किस आधार पर यह फैसला लिया गया है और कितना लाभ? शुभम, आवाज आ रही है? शुभम, ये फैसला लिया गया है सेवानिवृत्त का, 50 साल से उम्र जिसकी ज्यादा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि यूपी सरकार ने पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। 50 साल की उम्र पार करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको जो है सेवानिवृत्त किया जाएगा। 7 तरीके से कह सकते हैं कि उनकी स्क्रीनिंग और उसको लेकर के एक आदेश जारी हुआ है। कल देर रात जो है एक आदेश निकला है और साफ कहा जा सकता है इसमें जो है जो पुलिसकर्मी है उनकी जो एक स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। उनका जो डेटा है, उनके कामकाज जो है उनको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर वो रिपोर्ट जो है अधिकारियों को सौंपी जाएगी। कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं 2/11 मतलब कि 2/11/2023 को जो है उनको मुख्यालय भेजना होगा। पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और 31 मार्च से लेकर के अभी तक का जो पुलिसकर्मी रिटायरमेंट जो 50 साल के पूरे हो चुके हैं उन सभी का डेटा कलेक्ट करके वहां पहुंचेगा। उसके बाद उनको रिटायरमेंट किया जाएगा। कहा जाता है इसमें जो है मेन बात यह है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी होंगे, पुलिसकर्मी होंगे जो भ्रष्ट और दागी इस टाइप के जो अधिकारी होंगे उनको भी कहीं ना कहीं एक निशाने फंसा गया है कि उनका भी नाम जो है इस लिस्ट में आएगा और उनको भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट देने की जो बात है। शुभम, ये फैसले लेने के पीछे का कारण क्या है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनको लेकर के उनका डेटा वर्क चेक किया जाएगा। डेटा वर्क के हिसाब से अगर उनका कोई गलत काम हो रहा है या उनकी तरफ से कोई ऐसा काम हो रहा है जो नियम के विरुद्ध है, इन सभी चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के बाद जो है जो अधिकारी रिटायरमेंट के योग्य होंगे उनको जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सभी पुलिसकर्मियों का डेटा जो है 31 मार्च से लेकर के और 2023 से जो डेटा शुरू होगा जो उसकी काउंटिंग में रखा गया। उसके बाद जो है 20 और 11/2023 को जो है इस डेटा का जो पूरा रूपरेखा है वो मुख्यालय पहुंचेगी। मुख्यालय में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर उन सभी को जो है सेवानिवृत्त किया जाएगा। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ जी का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने जताया है गहरा शोक।
40 सालों से गीता प्रेस के ट्रस्टी थे बैजनाथ जी, उनका निधन हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पे शोक व्यक्त किया है। मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित रहा है। तो ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी भी दी है और शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि बैजनाथ जी के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम ने शोकाकुल परिजनों से बात कर ढांढस बंधाया है। तो ये ट्वीट है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। विगत 40 वर्षों से गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में बैजनाथ जी का जीवन सामाजिक जागरूकता और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुष्प आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों और संपूर्ण गीता प्रेस के परिवार को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्याज की कीमतों में 25 से 50% का इजाफा हुआ है और कीमतों में 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि थोक में इसकी कीमत 45 से 50 रुपए प्रति किलो चल रही है। इस वजह से ये 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। मंडी में प्याज खरीदना है, सामान खरीदना है। प्याज का रेट क्या है? मेरा रेट अभी महंगा हुआ। नवरात्रि बड़े प्याज को 50 रुपये, अब शुरू हो गया 70 रुपये किलो हो जाता है। खरीद हमारे लिए 70 का मिल रहा था, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो मिलता था। अरे भैया सौदा बिकाए दो यार, 60-70 सौदा बिकाए दो भैया। रहेगा प्याज पहुंचेगा 100 रुपये किलो। कितना असर पड़ रहा है मंडी में पता नहीं और मध्य प्रदेश में सियासी चहलकदमियां बढ़ गई है। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से नामांकन के कई दिलचस्प नजारे सामने आ रहे हैं। कोई बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहा है, तो कोई गाड़ियों के बड़े काफिले या परिवार के लोगों के साथ। ऐसे में एक उम्मीदवार गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा। इतना ही नहीं, प्रत्याशी ने नामांकन के वक्त अपने गले में सब्जियों की माला भी पहन रखी थी। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान गधे पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इमरान ने सब्जियों की माला भी पहन रखी थी। इमरान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। जहां बैंड की धुन के साथ परेड होगी, तो वहीं सलामी परेड भी की जाएगी। तो भव्य परेड का आयोजन होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने, और इसकी तैयारियां अभी से चल रही है। जोरों शोरों से इसकी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। प्रैक्टिस भी यहां पे की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
इस बीच औरैया से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे विशाल जनसभा। दीबियापुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन। तो औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि औरैया में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा यहां पे करने जा रहे हैं। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यहां पे दीबिया स्थित रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे विशाल जनसभा औरैया में। यहाँ पे विशाल जनसभा होने वाली है। दीबिया स्थित रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो औरैया में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रदेश के मुखिया का। और ऐसे में बता दें कि दीबियापुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ। दीबियापुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ। औरैया से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, का भी होगा ये कार्यक्रम, क्या तैयारी है? मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। करीबन 1 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ जी औरैया के तिरंगा मैदान में आकर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बताया गया कि नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन की जनसभा रखी गई है, जिसमें 20,000 से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो रही है। तैयारी कितनी हो चुकी है? तैयारी को लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी 238 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें दीबियापुर का बस स्टैंड भी शामिल है। बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ दीबियापुर से कई रूटों पर बसों का संचालन भी होगा। कितने मायने में महत्वपूर्ण है ये उद्घाटन बस स्टैंड का? बस स्टैंड पिछले 3 वर्षों से ये बनकर तैयार था। बस स्टैंड के उद्घाटन होने से औरैया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अभी बताया गया है कि हाल ही में यहाँ से 10 बसों का संचालन किया है, जिसमें कानपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ और के साथ साथ झांसी भी बसों का भी संचालन होगा। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश घायल हो गए। दरअसल चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से 4 अवैध तमंचे और लगभग 20,000 रुपए नकदी मिली है। साथ ही एक कार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो कि अपनी गाड़ियों में सवारियों को लिफ्ट देकर उनसे लूट किया करते थे। घायल चारों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मामला ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का है। तो वहीं अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जहां मारपीट की घटना में महिला समेत करीब 9 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यह मामला विजयगढ़ थाना इलाके के गांव नरुल का है। महाराजगंज जिले में बाइक से पटाखा लेकर जाने में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अगल बगल के लोगों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्लास्ट होने से आसमान में इतना धुआं था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धुआं हटा तब 6 लोग सड़क पर इधर उधर घायल पड़े थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों के साथ घायलों को लक्ष्मीपुर CHC ले गए। और आजम खान जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार आजम खान के चर्चे हैं। पहले कांग्रेस के आजम खान के लिए हमदर्दी थी, तो अब आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ाने का काम कर रही है। जी हां, आजम खान के बाद अब उनके करीबी फरहत अली पर IT की गाज से यूपी में सियासी पारा हाई है। फरहत अली के साथ ही रामपुर में भी कई जगह IT की छापेमारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए।
आजम जेल में और रामपुर में आईटी के छापे। आखिर क्या ढूंढ रहे इनकम टैक्स वाले? आजम खां के करीबी पर एक्शन। रामपुर आवास पर आईटी की टीम ने मारा छापा। इन दिनों आजम खां और उनके करीबी सियासी सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी कुछ रोज पहले की ही तो बात है जब कांग्रेसी नेताओं का जत्था आजम से मुलाकात को बेकरार था, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। जेल प्रशासन ने कहा कि आजम खान कांग्रेसियों से मिलना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेसी बोले कि पुलिस प्रशासन ने मुलाकात करने ही नहीं दी। मगर अब खबर रामपुर से आ रही है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी फरहत अली खां के रामपुर के आवास पर आईटी ने छापा मारा है। फरहत अली पूर्व सभासद हैं और आजम खान के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे फरहत अली के घर पर छापा मारा है। वैसे तो आजम खान अपने परिवार के साथ भले ही अलग अलग जेल में बंद हैं, लेकिन आयकर विभाग की टीम उनके करीबी समर्थकों के आवास पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब आयकर विभाग के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी ठेकेदार रामपुर के नवाब गेट माल रोड पर पूर्व सभासद फरहत अली खां का आवास है, जहां पर शुक्रवार सुबह आयकर की टीम पहुंची और छापा मारा। 2 गाड़ियों में सवार होकर आयकर की टीम अधिकारी फरहत अली के आवास पर पहुंचे थे और अंदर दाखिल हुए। आवास के बाहर सीओ सिटी। खबर है कि इस दौरान आईटी की टीम ने फरहत के परिवार के लोगों से पूछताछ भी की है, जरूरी दस्तावेज खंगालने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब फरहत अली काफी एक्टिव थे। आजम के करीबी होने की वजह से इलाके में उनका रुतबा भी था। वो नगर पालिका के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। खबर ये भी है कि रामपुर में कई जगह आयकर की टीमों ने आजम खान के करीबी ठिकानों पर छापे मारे हैं। यानी आजम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो पहले ही आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में शिफ्ट भी किया गया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर के जेल में हैं, यानी कि आजम खान भले ही जेल में हो मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रामपुर। और झारखंड में राजनीतिक बयानों के बौछार के साथ ही राज्य में उठापटक की भी सुगबुगाहट तेज है। जी हां, राजनीतिक हलकों में चल रही तैयारियां अब पार्टियों के चुनावी मूड से इस बात का अंदेशा है कि झारखंड में इस समय से पहले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का बयान बताया जा रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत देते हुए नजर आ रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड में जेएमएम ने रुख बदला है और क्या झारखंड में इसका कितना असर विधानसभा चुनाव के दस्तक को देखते हुए पड़ने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। झारखंड में सरकार चल रही है मगर जेएमएम कांग्रेस अब चुनावी मूड में है। बाकायदा कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वक्त से पहले झारखंड में चुनाव हो सकता है? यकीनन सवाल बड़ा है, क्योंकि झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखने लगी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे चुनाव के लिए कमर कस लें। अब सीएम के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ये ईडी की एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का लगातार कसता शिकंजा आने वाले दिनों में किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ क्या तस्दीक कर रहा है। तो क्या ऐसे में
पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है। इधर कांग्रेस के भी कई बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं और पार्टी की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठन की बैठक बहुत जल्द, उसकी नई तिथि आप लोगों को समझ। इधर चुनाव को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनावी तैयारी की बात कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा कर राज्य भर में गली गली चौक चौराहे पर पार्टी का झंडा उठाए सियासी सफर पर निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि राज्य की हेमंत सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, इस बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी का अब जो सरकार है वो मृत्युशैया पे है और मृत्युशैया पे अब ये कुछ भी प्रयास कर ले कुछ होना नहीं है। बस अब इस सरकार का राम नाम सत्य तय है। अब इसका अंतिम संस्कार 2024 में राजनीतिक रूप से इस सरकार का हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं, और सब ठगे हुए लोग अगले चुनाव में बैलेट के जरिए उनको जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं नवंबर से जनता आपके द्वार निकालेंगे। अरे भाई, जनता आपको बाहर का द्वार दिखाने को तैयार है। आप लाख जनता के द्वार चले जाएं, अब की बार बाहर का द्वार। हालांकि झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारी पहले से की जा रही है। यही वजह है कि 28 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में संकल्प सभा के समापन में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से जनता को संदेश देंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच की आंच दिखाई पड़ रही है, उसमें कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ सकती है। अब देखना है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने को चुनावी मैदान में उतार पाती हैं। हालांकि हालात जिस तरीके के हैं, राज्य में उठापटक के साथ चुनाव भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई में झारखंड में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।